Hi everyone, a very good evening to all of you. इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक अपना पेपर 2 सेक्शन बी का। आज का जो पेपर 2 सेक्शन बी का टॉपिक होने वाला है वो है इंडिया एंड रशिया। इससे पहले हमने इंडिया चाइना कवर कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड इंडिया एंड जापान। लास्ट क्लास में हमने यूरोपियन यूनियन को भी समझा। अब आज हमारा रशिया कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट सेशन में हम इंडिया एंड यूएस पे ध्यान देंगे। फिर आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया रशिया के साथ में। देखिए, रशिया जो है एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और ऐसे में भारत की जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ में काफ़ी मजबूत है, बहुत लंबे समय से है। रशिया पे पिछले कुछ सालों में वह काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और मेनली जो है आपका रिसेंटली जो यूक्रेन के साथ में जो क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसको लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे में इंडिया की पोजीशन क्या रहेगी, इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, इस तरीके के क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम इंडिया रशिया के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारी रशिया के साथ में जैसे बाकी सभी देश हैं उनके साथ में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको याद रखना है दैट वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगेन मैं आपको ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, यही कारण है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ में ये सबसे पहले डिक्लेयर की गई थी इन द ईयर 2000। अगर हिस्टोरिकली देखें तो रशिया निकल के आया है यूएसएसआर से और यूएसएसआर के साथ में हमारे 1970s में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। तो तब से जो है बहुत ही मजबूत संबंध हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो इसीलिए इंडिया और रशिया के बीच में कहा जाता है कि हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है इनके साथ में। ठीक है, तो हमारे जो रॉबस्ट टाई हैं वो कोल्ड वॉर के समय पे स्टार्ट होते हैं जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था। तो हमें सोवियत यूनियन से उस समय पे इकोनॉमिक एड भी मिलती थी और मिलिट्री असिस्टेंस भी मिलता था। इसके भी कारण है कि देखिए डिप्लोमेटिकली हम एंगेज कर रहे थे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि भारत उस समय पे नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था। लेकिन ये जो नॉन अलाइनमेंट है, थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1971 की वॉर की वजह से। आपको पता होना चाहिए इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में और वहाँ पर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप उसको लेकर के जो है रशिया के साथ में साइन किया गया था ताकि इंडिया को जो है प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट यूएसए अगेंस्ट, क्योंकि यूएसए उस समय पे पाकिस्तान को बैक किया करता था। तो यही कारण है कि 1971 की इस वॉर की वजह से रंजन मेनन कहते हैं, वी हैव फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रंजन मेनन, और रंजन मेनन का कहना है कि इट वाज बिकॉज ऑफ दिस 1971 वॉर जिसकी वजह से डिस्पाइट ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है भारत और सोवियत यूनियन की जो पार्टनरशिप थी वो स्टडी रही, वो एकदम मतलब मजबूत रही। ठीक है, तो इट वाज डिवॉइड ऑफ क्राइसिस। डिवॉइड ऑफ क्राइसिस मतलब कि दोनों के बीच में कोई क्राइसिस नहीं आया, कोई इस तरीके से संबंध जो है वो खराब नहीं हुए, ये चीज़ कही गई। खैर, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो इमीडिएटली कोल्ड वॉर ख़त्म होने की वजह से हमारे जो रिलेशंस थे रशिया के साथ में वो काफ़ी हद तक जो है उसमें डिप आ जाएगा, यानी कि थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन आगे जाकर के 1993 में इसको रिव्यू किया गया। हमें हमें जो रशिया की तरफ से एक सॉर्ट ऑफ डिफेंस जो मिलता था कि अगर कोई थर्ड पार्टी हम पे अटैक करेगी और सोवियत यूनियन हमें उसमें हमें हेल्प करेगा, वो तो खैर जा चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसमें था एक क्लॉज नंबर 9 और इस क्लॉज नंबर 9 में ही डिफेंस का आइडिया था कि सोवियत यूनियन किस तरीके से भारत को डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा इन केस एनी थर्ड पार्टी अटैक्स। तो जब इस चीज़ को रिव्यू किया गया 1993 में
तो सबसे पहले ये जो क्लॉज था, इस क्लॉज को हटा दिया गया। तो इस तरीके से हमें डिप देखने को मिलता है। हालांकि जब फिर व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं रशिया के, और उस समय पे इन्होंने लॉन्च की एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ही लॉन्च्ड अ मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। कहने का मतलब ये है कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो नया अब रशिया इमर्ज हुआ सोवियत यूनियन से, जो निकल करके आया, वहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी जो है वो परस्यू की गई। और बाद में जब पुतिन जो हैं, आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उन्होंने इंडिया को विजिट भी किया इन द ईयर 2000, और तभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस यहाँ पर मिल गया। और फिर इसके 10 साल के बाद ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, ये अपग्रेड कर दी गई, इसको एलिवेट कर दिया गया। तो आज हमारी रशिया के साथ में ऑफिशियली जो पार्टनरशिप है इन 2010, इसको अपग्रेड करके कर दिया गया स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि अब आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं लिखेंगे, आपको याद रखना है कि यहाँ पर स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एग्जिस्ट करती है भारत और रशिया के बीच में। ठीक है, तो अगर अगर देखा जाए कि भारत और रशिया आपस में इतना क्लोज क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली रशिया भारत के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे कारण यहाँ पर आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रशिया थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं कि हमारे लिए रशिया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर आ जाता है डिफेंस टाइज, क्योंकि भारत के रशिया के साथ में डिफेंस पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। ठीक है, अब कुछ समय से इंडिया जो है डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे जा रहे हैं दूसरी कंट्री से भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि 60 to 70% अभी भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो हम रशिया से ही लेते हैं। इसलिए भी हमारे लिए रशिया आज भी इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सबसे पहले सबसे टॉप पे मेंशन करेंगे, क्योंकि भारत को देखिए एक रेगुलर और एक रिलायबल सप्लाई चाहिए स्पेयर पार्ट्स की, कि डिफेंस इंडस्ट्री में हमें कोई स्पेयर पार्ट्स यूज़ अगर चाहिए होते हैं, यूज़ करने होते हैं, तो हमें रशिया से मिल जाते हैं, एक रिलायबल सोर्स। तो रशिया जो है इसीलिए इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले बिना कोई कंडीशंस के भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की है। यानी कि आपको याद होगा कि एक समय पे वेस्टर्न कंट्री से डिमांड होती थी कि आप अपनी जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन वेस्ट की तरफ से हमेशा मना हो जाता था। लेकिन रशिया की तरफ से बहुत लंबे समय से हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड की जा रही है बिना किसी कंडीशंस के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को देखेंगे, तो ये रशिया जो है भारत को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ये डील रिसेंटली साइन हुई थी कुछ साल पहले। बाकी भारत और रशिया जो है इसके अलावा जॉइंट डेवलपमेंट भी करते हैं, और जब भी जॉइंट डेवलपमेंट की बात आती है कि मिल करके हाई एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बनाना, तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है ब्रह्मोस मिसाइल का। तो आप ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है भारत ने रशिया के साथ में मिलकर के जॉइंटली डेवलप की है, इसको प्रोड्यूस करता है भारत, और मार्केटिंग और सेल भी साथ में ही की जाती है। तो डिफेंस टाइज जो हैं एक टॉप प्रायोरिटी पे यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा रशिया और क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें आप कह सकते हैं कि रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया।
भारत जो है एनर्जी के मामले में, यानी ऑयल एंड गैस के मामले में जो है, आपको पता है कि एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, मतलब कम ऑयल एंड गैस है। तो उस हिसाब से ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमें रशिया से मिल जाता है। जैसे हमारे भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ONGC विदेश लिमिटेड टाइप की, ये जो कंपनीज हैं रशियन ऑयल फील्ड, इनका बेसिकली यहाँ पर स्टेक है, यहाँ पर ये सब एक्सप्लोर करती हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करती हैं साइबेरिया में। इसके अलावा जो है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हमारी रशिया के साथ में है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी। न्यूक्लियर अगर आप कोऑपरेशन की बात करें तो रशिया ने कुंदनकुलम प्लांट जो है वो बेसिकली इंडिया में बनाया है, ठीक है, उसको जॉइंट प्रोडक्शन किया है। माइनिंग और न्यूक्लियर सेफ्टी में सभी चीज़ों में जो है भारत के साथ में शामिल है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं इज़ अनदर रीज़न वाई रशिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा रशिया के साथ में हमारा जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस भी हम देख सकते हैं। जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस कैसे, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंस मतलब कि अगर आप रशिया का स्टैंड पॉइंट देखेंगे तो रशिया भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, ठीक है। इंडिया का तो हमने देख ही लिया था कि इंडिया मल्टीपोलैरिटी में विश्वास करता है। अगर रशिया का समझे तो रशिया भी मल्टीपोलैरिटी में विश्वास करता है। तो रशिया जो है एक मल्टीलेटरल अप्रोच रखता है, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान को लेकर के भी। तो भारत जो है इसीलिए रशिया के साथ में कोऑपरेट करता है आर्कटिक रीजन में। इसके अलावा आर्कटिक काउंसिल में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको पता है कि आर्कटिक ओशन आने वाले समय में जो है, क्योंकि पहले फ्रोज़न हुआ करता था, अब यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से जो है एक्सेसिबल हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है रशिया। इसके अलावा जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है रशिया की। जियो इकोनॉमिक्स वाइज हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टीज जो हैं डेवलप करना चाहती हैं INSTC को, विच इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका आइडिया काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। INSTC पे भी बात करेंगे अभी। तो जियो इकोनॉमिकली INSTC बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दोनों ही पार्टीज स्पेस में भी कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ में। स्पेस कोऑपरेशन एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि भारत का जो मिशन है उसमें रशिया ही जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन कर रहा है, राइट। एंड काफ़ी सारे ऐसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स होते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन में काफ़ी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन जो है वो देखा जा सकता है। तो रॉसकॉस्मोस और इसरो के बीच में जो है विच इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेशंस होते रहते हैं। इसके अलावा बायलेटरल लेवल पे भी हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। एंड सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें अगर, तो काफ़ी रशिया के कल्चर ऐसा है जो इस तरीके के फेस्टिवल्स हैं जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के कल्चर को रशिया में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की मूवीज़ को रशिया में बहुत देखा जाता है, राइट। और इस वजह से जो है इंटर यूनिवर्सिटी टाइज भी काफ़ी इम्प्रूव किए जा रहे हैं। तो सॉफ्ट पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर भी एग्जिस्ट करती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि हमारे जो रशिया के साथ में रिलेशंस हैं वो इतने आइडियलिस्टिक नहीं थे शुरू से। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव S राघवन जो इस बारे में बात करते हैं। S राघवन, तो एक्चुअली में S राघवन का ये कहना है कि रशिया जो है जब भी भारत की तरफ देखता है
तो हमेशा रियलिज्म के लेंस से देखता है। रशिया बहुत ही रियलिस्टिक है, ठीक है, और रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की तरफ देखता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1962 की वॉर जब हुई तब रशिया ने चाइना के साथ में इंटेलिजेंस शेयर की थी, और उस समय पे जो रशिया हमें मिग्स सप्लाई किया करता था उस पे होल्ड लगा दिया था। ऐसे ही 1965 की वॉर जब हमारी पाकिस्तान के साथ में हुई थी तो रशिया ने उस समय पे भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि आपने जो पाकिस्तान की टेरिटरीज ऑक्यूपाई की हैं उसको वापस कर दीजिए। जबकि ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि काफ़ी सारा हिस्सा जो है हमने इस वॉर में जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन वापस कर दिया गया रशिया के प्रेशर में आकर के। तो रशिया जब भी भारत की तरफ देखता है थोड़ा रियलिस्टिक अपना एटीट्यूड यहाँ पर रखता है। फिर जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, स्पेसिफिकली 1970s की अगर हम बात करें, तब क्योंकि रशिया यूएसए के साथ में जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन में था, compete कर रहा था यूएसए के साथ में, तो इसीलिए रशिया को लगा कि अब हमें इंडिया के साथ में आना चाहिए। तो इसीलिए रशिया का जो स्टांस है हमेशा से भारत को लेकर के रियलिस्टिक रहा है। और सिर्फ ऐसा एस राघवन नहीं, और भी अगर आप देखेंगे और भी थिंकर्स हैं जो इस बारे में भी बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज के समय पे भारत जब यूएसए के साथ इतना क्लोज आ गया है तो रशिया इस चीज़ को लेकर के बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसमें आप कोट कर सकते हैं निवेदिता एज वेल एज निवेदिता कपूर को और नंदन उन्नीकृष्णन को। अभी फिलहाल के लिए ये नाम लिख लेते हैं, नंदन उन्नीकृष्णन। तो अगेन काफ़ी सारे पॉइंट्स आप काफ़ी सारे एक्सपर्ट के सजेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन मुद्दा समझना होगा। मेन मुद्दा समझ में आ गया तो फिर तो आपको बस इनको कोट करना है। 2 से 4 थिंकर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जब आप अपना आंसर लिखें तो उन थिंकर्स को ज़रूर मेंशन करें। तो निवेदिता कपूर और नंदन उन्नीकृष्णन का कहना था कि यूएसए और इंडिया जब से क्लोज आया है रशिया को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए के साथ में 2018 में हमने 2+2 डायलॉग की शुरुआत की, और इसके चलते जो है आप देखेंगे कि लिमोआ साइन किया गया। लिमोआ क्या है? लिमोआ इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। जैसा हमने आक्सा देखा था ना जापान के केस में कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक दूसरे को प्रोवाइड किए जाएंगे, एक दूसरे के नेवल बेसिस यूज़ कर सकते हैं, लिमोआ बिल्कुल वैसा ही है। तो 2016 में हमने लिमोआ साइन किया, उसके 2 साल बाद हमने कॉमकासा साइन किया, और 2020 में हमने बेका अग्रीमेंट साइन किया। अभी के लिए लिमोआ, कॉमकासा, बेका, बस ये नाम आप याद रखेंगे। बाकी जब हम कल यूएसए को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। तो वी हैव लिमोआ, वी हैव कॉमकासा, इनकी फुल फॉर्म्स हैं बाय द वे 2018 में, एंड वी हैव बेका अग्रीमेंट 2020 में। तो ये साइन किए गए थे। तो ये जब हो गया तो ऑब्वियसली रशिया को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो निवेदिता कपूर और नंदन उन्नीकृष्णन का ये कहना है इस वजह से रशिया और चाइना की क्लोजनेस भी बढ़ गई। पाकिस्तान के साथ में भी रशिया बहुत क्लोज आने लगा। रशिया ने अपनी सालों पुरानी जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी, और 2014 में चाइना को भी एडवांस वेपन सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। जैसे जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये भारत को भी दिया गया है और अब चाइना को भी दे दिया गया। ऐसे ही सुकोई 35 है वो भी चाइना को दे दिया गया। इसके अलावा रशिया ने पाकिस्तान के साथ में अपना एंगेजमेंट बढ़ा दिया भारत को, ताकि इससे अनकंफर्टेबल फील हो। पाकिस्तान को रशिया ने Mi-35 हेलीकॉप्टर सप्लाई किए हैं। इसके अलावा JF-17 थंडर इंजन सप्लाई किए हैं। पाकिस्तान के साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगा। तो एक चीज़ तो साफ है कि रशिया बहुत ही रियलिस्टिक ग्राउंड पे सोचता है, और इसीलिए जैसे जैसे हम यूएसए के क्लोज जा रहे थे वैसे वैसे एक रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सेस जो है वो देखने को मिला। अब इसी चीज़ को लेकर के वी हैव अदर थिंकर्स ऑल्सो, जैसे कि वी हैव C राजा मोहन।
अब जब सी राजा मोहन इंडिया रशिया रिलेशंस पे कहते हैं तो इनका ये कहना है कि रशिया जो चाइना को लेकर के इतना क्लोज आ गया है या पाकिस्तान के साथ में इतना क्लोजनेस आ गई है, ये भारत को अनकंफर्टेबल फील करा रहा है और इंडिया को भी रशिया को लेकर के एकदम रियलिस्टिक रहना होगा, जिसको ये कहते हैं दैट वी नीड टू बी क्लियर आइड रियलिज्म। हमको ये फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें भी रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, साफ आंखों से देखने की ज़रूरत है कि रशिया जो है वो इतना आइडियलिस्टिक नहीं है। रशिया को एज अ परमानेंट फ्रेंड अगर आप मानते हो तो वो चीज़ गलत है। हाँ, ओल्डेस्ट फ्रेंड रहा है, बहुत लंबे समय से रशिया ने हमारा साथ दिया है, लेकिन रशिया हमेशा से रियलिस्ट रहा है। और आज के समय पे जब मल्टीपोलैरिटी का ज़माना है तो सी राजा मोहन कहते हैं कि ठीक है, इंडिया और रशिया काफ़ी कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन सेंटिमेंटल नहीं होना है कि हम तो पुराने मित्र हैं, ऐसा वैसा है। ये कहते हैं इंडिया को ये चीज़ समझनी होगी कि रशिया के साथ में जो उसकी रिलेशनशिप है वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शनल बेसिस पे है। मतलब एक हाथ दे तो एक हाथ ले, ट्रांजैक्शनल पर्पस से है। ठीक है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि रशिया अपनी तरफ से भारत का भलाई करता रहता है। तो इसीलिए सी राजा मोहन बड़ा ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि रशिया को लेकर के हमें रियलिस्टिक रहने की ज़रूरत है। और ऐसा ही हमारे दूसरे प्रैग्मेटिक थिंकर हैं श्याम सरन का भी कहना है। तो श्याम सरन फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं। श्याम सरन कहते हैं कि हमें रशिया को लेकर के जो नॉस्टैल्जिया फील होता है ना कि अरे सोवियत यूनियन में हमारा इतना अच्छा फ्रेंडशिप थी इनके साथ में, आज भी बहुत फ़ायदा होगा इस फ्रेंडशिप से, ये जो नॉस्टैल्जिया है ये थोड़ा बहुत आपको मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट जो रिलेशंस हैं वो पूरे के पूरे मतलब रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे ड्राइव किए जाते हैं। और भारत और रशिया के बीच में अभी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो ये है कि आज भी भारत और रशिया के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक वन डिप्लोमेसी एग्जिस्ट करती है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, फिर ट्रैक 1.5 होती है आपका, आप कह सकते हो कि बिजनेसेस वगैरह आ जाते हैं, ट्रैक 2 होती है आपकी पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो यानी कि हमारी सिंगल ट्रैक डिप्लोमेसी चल रही है वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो उतना फ़ायदेमंद नहीं है अभी तक। कमज़ोर कड़ी यही चीज़ है। इसके अलावा हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये गए थे रशिया, HV श्रृंगला, नाम लिख देते हैं, आप लोगों को याद रहेगा, वैसे तो नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, फिर भी HV श्रृंगला का कहना है, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, 2021 में रशिया विजिट किया था इन्होंने। तो ये कहते हैं कि हमें एक तो रशिया के साथ में जो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन किया जाना चाहिए, जिससे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे से बढ़े। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं ये। इसके अलावा ये कहते हैं कि वी नीड टू ऑपरेशनलाइज अ ग्रीन कॉरिडोर। इसके अलावा कहते हैं कि INSTC को लेकर के इतने लंबे समय से बात चल रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन में नहीं लाया गया है। इसके अलावा एक व्लादिवोस्तोक एंड चेन्नई का कॉरिडोर भी बात की गई थी कि ऐसा कुछ किया जाएगा, उसमें भी अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है कुछ। साथ ही साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको सजेशन लिखना हो कि व्हाट नीड्स टू बी डन, तो आप हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं इनको आप कोट कर सकते हैं अपने सजेशंस में, या वे फॉरवर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो इनको आप कोट कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड जो है एक एक्सपर्ट ओपिनियन की बैकिंग के साथ में मिल जाएगा। तो ज़रूरत ये है कि भारत को USA और रशिया के बीच में एक सॉफ्ट बैलेंसिंग कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। जो US के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सैंक्शन भी लगाया था रशिया के ऊपर, काटसा, राइट, एंड भारत हालांकि उस समय बच गया था इस चीज़ से।
ठीक है, क्योंकि भारत आज भी रशिया को एक वैल्यूएबल एलाई की तरह देखता है, राइट। बट वी नीड टू हैव अ सॉफ्ट बैलेंसिंग एक्ट। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप यूएसए की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं या पूरी तरीके से आप रशिया की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं, राइट। सो दोनों ही कंट्रीज, रशिया एंड इंडिया, मल्टीपोलैरिटी को लेकर के सिमिलर कंसर्न्स रखती हैं, राइट। और टेररिज्म को लेकर के, रीजनल इंस्टेबिलिटी को लेकर के, या यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही थी, बाइपोलैरिटी, जो भी टेंशन्स हैं यूएस चाइना की, उसको लेकर के भी काफ़ी कॉमन कंसर्न्स रखती हैं। इसके अलावा वी हैव एक्सपर्ट ओपिनियन में अगर देखें तो वी हैव के परपियानी एंड अंगद सिंह, जिनको आप कोट कर सकते हैं। अगेन आई विल से अपने नोट्स को रेफ़र कीजिएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन आपको सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर से अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी नोट्स में काफ़ी अच्छे अच्छे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन के, ठीक है। पर टॉपिक मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, कोई भी 2 से 4, आई विल से नॉट 2, डेफिनेटली 4 तो करिए ही, ये तो मिनिमम है कि प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, क्रिटिसिज्म वाला, इस तरीके के 2 से 3 जो हैं आप अपने ओपिनियन जो है प्रिपेयर ज़रूर करके रखिए टॉपिक में, ताकि क्वेश्चन आए और क्वेश्चन की टोन अगर नेगेटिव हो तो आप दोनों ही पार्ट लिख पाएँ, आप क्रिटिसिज्म भी बताएं, साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेशनशिप को लेकर के भी रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव अंगद सिंह। अंगद सिंह का कहना है कि भारत और रशिया को अगर आप देखोगे, दोनों के ही बीच में कभी भी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को ट्रस्टेड पार्टनर मानते हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे कि रेगुलर आर्म सप्लाई जो है रशिया की तरफ से भारत को दिया जाता है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जब तक ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी, आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि दोनों ही पार्टी थोड़ा प्रैग्मेटिकली बात करती हैं और डिफेंस पिलर इनका बहुत ही मजबूत है, तो अल्टीमेटली जो है, एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप कंटिन्यूज टू मीट द स्टैंडर्ड्स, जब तक इनका कॉमन इंटरेस्ट रहेंगे दोनों के बीच में, तब तक जो है डिफेंस रिलेशंस इनके हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। और इसीलिए रशिया को भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक की पिलर माना जाता है। भारत जब रशिया को देखता है तो एज अ लॉन्ग स्टैंडिंग, एज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड की तरह देखता है। तो याद रखिए कि रशिया को अगर डिफाइन करना हो भारत के टर्म्स में, तो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्ड यूज़ कीजिएगा कि बहुत लंबे समय से हमारा मित्र है, एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड वर्ड यूज़ कीजिएगा। टाइम टेस्टेड फ्रेंड का मतलब होता है समय पे काम आने वाला दोस्त, ठीक है। तो रशिया को लेकर के ऐसी बातें जो हैं वो कही जाती हैं, और इसीलिए रशिया जो है इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, भारत की सिक्योरिटी में। तो भारत और रशिया के प्री सोवियत एरा से बहुत ही अच्छे मजबूत जो हैं वो रिलेशंस हैं, ठीक है। अब मैं प्री सोवियत एरा पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, उसका कारण यही है कि वो चीज़ आपकी हिस्ट्री का पार्ट है, हमें यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफेंस में आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, डिफेंस में आप बता सकते हैं S-400, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वी हैव Su-30 एयरक्राफ्ट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल में डिफेंस में। ब्रह्मोस हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा वी हैव T-90 टैंक्स ऑल्सो, इसको भी आप एग्जाम्पल में जो है मेंशन कर सकते हो, क्योंकि 60 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमें यहीं से आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए रशिया, ठीक है। क्योंकि रशिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडियन डिफेंस फोर्सेस। और इसके अलावा जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है हमारी, जैसे रशिया के साथ में बायलैटरल लेवल पे हमारी होती है इंदिरा एक्सरसाइज, इंडिया एंड रशिया, इंदिरा। ऐसे ही मल्टी प्लेटफॉर्म पे मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है हमारी रशिया के साथ में, जैसे कि जापाट,
ठीक है। तो इस तरीके की डिफेंस की बात करते हो तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आप बता सकते हैं। तो ये है कि एक समय हुआ करता था कि हमारा बायर और सेलर का रिलेशनशिप हुआ करता था, यानी कि हम जो है यहाँ से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बाय किया करते थे, रशिया बेचता था। लेकिन इस चीज़ को एलिवेट किया गया, इस चीज़ को अपग्रेड किया गया और जॉइंट रिसर्च जो है स्टार्ट की, जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर बनाई गई। बाकी इतना सब कुछ बात कर ली है। जियो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ये नहीं बताया कि बायलेटरल ट्रेड हमारा जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। मतलब एक समय हुआ करता था बहुत कम बायलेटरल ट्रेड होता था, हालांकि अभी भी पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। बट फैक्ट ये है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके अच्छा खासा ट्रेड हमारा होता है। जैसे बाई 2025 कहा जाता है कि रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है दैट विल बिकम समवेयर अराउंड $30 बिलियन का। सैंक्शन लगी हुई कंट्री के साथ में फिर भी ट्रेड टारगेट इतना एम्बिशियस लग ही रहा है, राइट। तो ये भी एक बाकी न्यूक्लियर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है कि भारत ने रशिया के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की हुई है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट हो गया, अभी इसका जो 5th और 6th प्लांट है वो एक्सपैंड कर रहा है रिसेंटली रशिया। बाकी इंडिया एंड रशिया मिल करके बांग्लादेश में भी एक रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट है। तो हम लोग क्या करते हैं, रशिया के साथ में मिल करके जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट आप कैसे कह सकते हो कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट भी करते हैं। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कैसे, जैसे बांग्लादेश में हम लोग सिविल न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, तो थर्ड कंट्री में दोनों पार्टी साथ में मिलकर के भी काम कर रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं आप बताने के लिए कि इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप कैसी है। बाकी जब भी मुद्दे की बात करें तो मुद्दे में ज़्यादातर तो यूएसए बीच में आ जाता है, और ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान एक्सेस वाला इशू जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वो वाला मुद्दा सामने आता है। तो सजेस्ट यही किया जाता है कि भाई जो नई रियलिटीज़ हैं उसको लेकर के भारत को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और अभी कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है एकदम आप ऐसा कह सकते हो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो दोनों को ही बायलैटरल रिलेशनशिप अपनी ऐसी रखनी है कि हाई वैल्यू जो है एक दूसरे को प्रायोरिटी पे रखें। स्पेसिफिकली अब जैसे जब ग्लोबल थ्रेट्स हैं, जैसे पेंडेमिक आया, तो इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करने के लिए साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव टू इमर्ज इवन स्ट्रॉन्गर देन यू आर, राइट। इसके अलावा रशिया को लेकर के वी हैव अदर एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑल्सो। जैसे मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत जो है टॉप प्रायोरिटी पे रशिया को रखता है। आज जिस तरीके से जो दुनिया है बदल रही है, हमारे जो संबंध हैं वो रशिया के साथ में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही रशिया के एम्बेसडर भी भारत को लेकर के काफ़ी कुछ कहते हैं कि ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। तो मेनली जो है आपको ये सारी बातें रशिया को लेकर के करनी होती हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको डिफेंस में मेनली पूछा जा सकता है क्योंकि यही 2-3 पिलर्स हैं जहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल ज़्यादा हैं। इसके अलावा तो व्हाट वी सी इज़ चाइना पाकिस्तान रशिया एक्सिस और ये सभी। बाकी काटसा के बारे में, काटसा इज़ बेसिकली एक यूएसए ने एक्ट पास किया था कि कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ में डील करती है, रशिया के साथ में ट्रेड करती है, फॉर एग्जांपल ऑयल या S-400 की डील हो रही थी उस समय पे भारत की, तो यूएसए ने कहा था कि हम उस कंट्री पे भी सैंक्शंस लगा देंगे कि आप ट्रेड मत कीजिए रशिया के साथ में। अब भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, भारत ने फिर भी कहा कि हम तो डील करेंगे। और आपको पता है कि भारत एक स्विंग स्टेट है और यूएसए इस समय पे चाहता है कि भारत जो है साथ में रहे, बेसिकली चाइना को भी काउंटर करने के लिए। यही कारण है कि भारत को इस पूरी डील में एक्सेप्शन रखा गया, इस पूरे एक्ट में। तो वो वाला एंगल जो है थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम समझें सो वी हैव ट्रेड पार्टनरशिप, मेनली तो यही चीज़ें हैं।
बाकी रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सेस का मैंने थोड़ा सा इक्वेशन आपको बताई है, उसमें एक्सपर्ट्स ही हैं जो क्या कहते हैं, बस वही ऐड अप करना है। बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है। चाइना में भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से चाइना इज़ द द मोस्ट थ्रेट दैट वी फेस राइट नाउ। एंड इसके अलावा जो है रशिया के इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में भी हैं। ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में भी स्टेबिलिटी चाहिए रशिया को, ताकि रशिया अपनी सेफ्टी और अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली अचीव कर पाए। क्योंकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, टेररिज्म अगर यहाँ पर फैलता है तो उसका इम्पैक्ट जितना भारत पे होगा उतना रशिया पे भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर रिफ्यूजी क्राइसिस आएगा, लोग भारत भी आ सकते हैं, रशिया की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा रशिया, ईरान एंड पाकिस्तान, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है कि दिस इज़ बेसिकली गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। एंड इस वजह से ना यहाँ पर आपको ड्रग ट्रैफिकिंग भी बहुत दिखेगी। ओपीएम प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत होता है, इलीगल ड्रग्स जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा रेडिकलिज्म आपको बहुत दिखेगा, रेडिकलाइजेशन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आईसिस वाला थ्रेट, तालिबान को कंट्रोल करना, कंटेन करना। हालांकि देखिए तालिबान ने अश्योर किया है रशिया को कि मतलब हम वॉयलेट नहीं करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बॉर्डर को, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ हुआ तो वो रशिया तक भी पहुँच जाएगा। तो अफ़गानिस्तान में भी स्टेक्स हैं रशिया के, तो एक वो वाला एंगल भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट। सो बाकी मेनली आज के समय पे अगर हम बात करें तो बात होती है यूक्रेन क्राइसिस की। तो आई थिंक दो चीज़ें हैं जो अब हमें कवर करनी है। पहला, यूक्रेन क्राइसिस, एंड दूसरा ये प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, INSTC। एक्चुअली INSTC इसलिए भी डिस्कस नहीं हुआ बिकॉज हमें सेंट्रल एशिया भी कवर करना है, और सेंट्रल एशिया में आता है अशगाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। और ये एग्रीमेंट आप ऐसा कह सकते हो कि टू एन एक्सटेंट इसके साथ में मिल कर के आइडिया ये है कि इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बड़ा किया जाए और बेटर कनेक्टिविटी यहाँ पर लाई जाए। सेंट्रल एशिया में भी कनेक्टिविटी मिलेगी और इसके अलावा ईरान एंड रशिया के साथ में भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो INSTC का जो टॉपिक है इसको हम जब सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बढ़ाऊँगी। फ़िलहाल के लिए हम अभी के लिए फोकस करेंगे हम यूक्रेन क्राइसिस पे। अब यूक्रेन क्राइसिस पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखिए, यूक्रेन एक समय पे सोवियत यूनियन का मेंबर हुआ करता था, 1991 तक हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोलैप्स हुआ कम्युनिज्म का, और रशिया जो है वो बाहर आया। तो रशिया ने काफ़ी कोशिश की कि अपने आसपास जो कंट्रीज़ हैं उसमें मतलब अपना इन्फ्लुएंस जो है अपने कंट्रोल में रखे, मेंटेन करके रखे। लेकिन 2014 की बात है जब पहली बार एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पर स्टार्ट हुई यूक्रेन में। एक्चुअली में एथनिसिटी वाइज अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यूक्रेन, तो ये है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है यहाँ पर शुरू हुई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स या इंसर्जेंसी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा इंडस्ट्रियल है, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब काफ़ी सारा डेवलप्ड है ये वाला पार्ट। तो रशिया के बारे में मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि रशिया जो है, क्योंकि आर्कटिक ओशन पूरा फ्रोज़न है तो उसको विंटर्स में वहाँ से एक्सेस नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि रशिया ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। और ऐसे में जो क्रीमिया रीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था रशिया के लिए, क्योंकि वहाँ से उसको ब्लैक सी का एक्सेस मिल जाएगा। तो रशिया ने उस समय पे मैरीटाइम एडवांटेज गेन करने के लिए क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। ये सारी डेवलपमेंट हुई 2014 की। इस इंसर्जेंसी के बाद ये सब डेवलपमेंट्स हुई, जिसकी वजह से जो USA था और यूरोपियन यूनियन था उन लोगों ने प्लेज ले ली।
उन्होंने कसम खा ली कि हम यूक्रेन के बॉर्डर्स जो हैं उसको सेफगार्ड करके रखेंगे, ऐसे अलग नहीं होने देंगे। ये सारी प्रॉब्लम थी। तो 2014 से ये डेवलपमेंट चल रही थी। अब यूक्रेन, सवाल ये उठता है कि रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, पहली चीज़ कि यूक्रेन क्योंकि रशिया के बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ पर कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज जो है पिछले काफ़ी सालों से, 100 साल से भी ऊपर से लिंग्विस्टिक टाइज हैं। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर यहाँ पर देखा जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि जब रशिया नहीं था, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो रशिया के बाद सोवियत यूनियन में यूक्रेन वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, क्योंकि यूक्रेन जो है यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ भी थी, फैक्ट्रीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी सब यूक्रेन में हुआ करती थी। और यूक्रेन से रशिया को ब्लैक सी का एक्सेस भी मिलता था। तो जियोपॉलिटिकल मोटिव भी है जो कि रशिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर रशिया को मेडिटेरेनियन सी के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है, राइट। तो इसीलिए जो है यूक्रेन का ये मुद्दा चला वहाँ पर। नाउ क्वेश्चन इज कि रशिया ने अटैक क्यों किया यूक्रेन पे। पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर है। देखिए, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, रशिया ये मानता है कि इकोनॉमिकली यूक्रेन बहुत ही सिग्निफिकेंट है और यूक्रेन जो है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में काफ़ी लंबे समय से मेंबरशिप मांग रहा है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EAEC, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूक्रेन बहुत लंबे समय से मेंबरशिप मांग रहा था एक्चुअली में, क्योंकि इसके साथ अगर मेंबरशिप मिल गई तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आ जाएगा, जो कि हुआ भी। तो आगे जा कर के होता ये है कि देखिए, रशिया की जो मार्केट है, सॉरी, अगर आप रशिया पे देखेंगे तो रशिया पे तो सैंक्शंस हैं, लेकिन यूक्रेन की कंपैरेटिवली जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। यूक्रेन में एग्रीकल्चर भी बहुत एडवांस लेवल पे होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छी है। तो यूक्रेन जो है अगर इस अग्रीमेंट को ज्वाइन करता यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को तो बहुत फ़ायदा होता, लेकिन अल्टीमेटली यूक्रेन ने मना कर दिया इस अग्रीमेंट को ज्वाइन करने से। और ये एक कारण था इकोनॉमिकली, एक ये फैक्टर था। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी था। जियोपॉलिटिकल फैक्टर में जो सबसे टॉप पे फैक्टर रखा जाता है कि रशिया ये क्लेम कर रहा है कि हमने इसलिए अटैक किया है क्योंकि जो नेटो वाले हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो USA ने कोल्ड वॉर के समय पे बनाई थी, तो जो नेटो वाले हैं बेसिकली, रशिया का क्लेम ये है कि आप ईस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रहे हो, एनलार्जमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये हुआ कि यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन कर लेगा तो रशिया के लिए जो है ये चैलेंजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेटो का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है फिर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। एक्चुअली में जो रिपोर्ट सामने आई, कुछ ऐसी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स थी जिसमें ये पता चला कि एक्चुअली में यूक्रेन में कोशिश की जा रही थी कि USA जो है प्लान कर रहा था कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल किया जाए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में, ताकि आगे जा कर के रशिया के जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल फैक्टर है जिसकी वजह से यूक्रेन क्राइसिस की शुरुआत हुई। तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। खैर, अब इस सब सिचुएशन में जो अभी चल रहा है, क्योंकि 2022 में तो ये वॉर स्टार्ट हुई और अभी तक भी चल रही है, लेकिन हमारे लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है क्राइसिस। हमको जब क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि अच्छा, इसमें भारत की पोजीशन क्या है, भारत का डायलेमा क्या है। तो भारत की पोजीशन जो है यहाँ पर काफ़ी टाइट है। उसका कारण यही है कि हमसे USA भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप हमारे इतने क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो तो आप हमारा साथ दीजिए कि रशिया ने अग्रेशन शो किया है, राइट। और दूसरा, इसके अलावा हमें रशिया के साथ में भी अपने रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि हम भी पूरी तरीके से USA के साथ अलाइन नहीं होना चाहते, राइट। तो और दूसरा ये है कि भारत ये भी नहीं चाहता है कि अगर हम USA की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर साइनो रशियन एक्सेस, चाइना और रशिया का एक्सेस वो ज़्यादा क्लोज हो जाए, उनके
प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड करने के लिए भी ये ऐसे कुछ 3 कारण हैं जिनकी वजह से भारत की पोजीशन जो है वो डायलेमा में है, राइट। और यही कारण है कि भारत के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग एक सिचुएशन है, क्योंकि भारत अपनी तरफ से तो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता आया है, अब बैलेंसिंग की कोशिश करता है भारत। तो यहाँ पर जो है मामला गड़बड़ा गया, इंटेंशंस की वजह से जो है डिसीजन मेकिंग पे भी असर पड़ता है, स्पेसिफिकली फ्यूचर पे हो सकता है असर पड़े। भारत को वैसे भी एक आइडियल स्विंग स्टेट देखा जाता है कि जिस भी पार्टी को सपोर्ट करेगा उसका हैवी मतलब इंक्लाइंडली रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारी ठीक है चाइना के साथ में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, हमें उसको भी तो काउंटर करना है ना रशिया के साथ में मिल करके। डिस्पाइट ऑफ कि हमारी ट्रेड डिपेंडेंस है चाइना के साथ में, भारत की जो चॉइसेस हैं वो काफ़ी क्लियर है फिर भी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अगर आप यूएस को देखें या इन कंपैरिजन टू अगर आप चाइना को देखते हैं। तो ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा डायलेमा में आ जाती है, राइट। तो देयर इज़ नो टेलिंग कि कब तक भारत इस चीज़ को चला पाएगा, बट यहाँ पर वही है कि एट टाइम्स भारत इस चीज़ को कहता है कि पीसफुली रिजॉल्व करने की ज़रूरत है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो पॉइंट यही है कि जब से रशियन मिलिट्री मूवमेंट यहाँ पर देखा गया तो भारत तो डिप्लोमेटिक डायलेमा में आ गया। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में, और भारत जो है ने कहा कि इमीडिएटली प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए डी एस्केलेशन को, ठीक है, इस चीज़ को डी एस्केलेट किया जाना चाहिए बेसिकली। तो भारत ने इनफैक्ट वोट करने से मना कर दिया कि भाई हम वोट नहीं करेंगे इस मुद्दे पे यूनाइटेड नेशन में। एंड एक बार 2020 में यूक्रेन मुद्दे पे भारत ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया था, राइट। तो अभी के लिए अगर आप देखें तो भारत जो है एक न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पर रखना चाहता है, न्यूट्रलिटी रखना चाहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि रशिया हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई कश्मीर मुद्दे पे जो है रशिया इंडिया का साइड लेता है, ठीक है, कि कश्मीर जो है बेसिकली इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब वो अलग बात है कि स्टांस कब चेंज हो जाए, बट अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। हालांकि इंडिया इस तरीके की स्टेटमेंट्स देता है जो न्यूट्रल लगे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली यूएस की तरफ से इसको जो है सही मायने में नहीं देखा जाएगा, राइट। क्योंकि रशिया इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को तो ब्रीच कर ही रहा है। इंटरनेशनली जो एक्शंस रशिया ने लिए हैं उसको माना जाता है कि ये किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के वायलेशन में है, उसकी सॉवरेनिटी के वायलेशन में है। जैसे कि 2014-2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया था, उसके वायलेशन में है। इसके अलावा वही है कि जब ये अटैक हुआ तो हमारे बहुत सारे इंडियन नेशनल्स जो स्टूडेंट्स थे 20,000 से भी ज़्यादा वो लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे यूक्रेन में, तो इंडियन डायस्पोरा पे असर पड़ा, ठीक है। तो एक ये पोजीशन थी। दूसरा वही है कि भारत के जो आइडियाज़ हैं, भारत की जो स्टेटमेंट्स आती हैं इस मुद्दे पे, उसको डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है, कि भारत जो है डबल स्टैंडर्ड फॉलो करता है इस तरीके से। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के भारत इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, राइट। जहाँ पर वही है कि सैंक्शंस की बात होती है कि रशिया को के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस भी आए, ठीक है। इसके अलावा भारत अपने खुद के भी इंटरेस्ट को परस्यू करेगा ना। इट डज़ नॉट मीन कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया हमारा कोल्ड वॉर एलाय रहा है टेररिज्म को लेकर के, बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के, आर्म्स ट्रेड हमारा इतना स्ट्रांग है, इसीलिए तो भारत ने डिसीजन लिया कि विल नॉट बी वोटिंग एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए है कि भारत मतलब रशिया हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है। आई मीन वी नीड टू कंटिन्यू विद दिस न्यूट्रलिटी, बट कब तक ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे ये बहुत चीज़ डायलेमा में रहेगी। क्योंकि यूएस को भी आप देखें कि यूएस भी अभी ताज़ा ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है हमारा उस हिसाब से,
और कोल्ड वॉर से पहले तो यूएस और इंडिया के बीच में काफ़ी दूरियां थी। तो अल्टीमेटली जो है ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, इसका असर भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी पड़ा है। पैंडेमिक की वजह से अलग पड़ा था, और इस लड़ाई की वजह से ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए, वो भी एक चीज़ है। सप्लाई चेन अफेक्ट हुई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्रेन जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो यहाँ से सप्लाई आनी कम हो गई तो फूड प्राइसेस भी बढ़ गए, वहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब ऑयल जब महंगा होगा तो बाकी सब चीज़ें भी तो महंगी होंगी, फूड भी महंगा होगा, तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल कैपिटल फ्लोज होते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो लोग बाहर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा डोमेस्टिकली ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए फाइनेंशियल फ्लो पे थोड़ा सा ताला लग गया आप कह सकते हो, और फाइनेंशियल मार्केट्स को भी इससे इम्पैक्ट पड़ा है। अब कहा यही जाता है कि आने वाले समय में अथॉरिटेरियनिज्म जो है बढ़ चढ़ करके देखा जाएगा यहाँ पर, और नेशनल यूनिटी इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि रशिया के अंडर में देखा गया है। तो अगर ये वॉर और भी लंबे समय तक चलती है तो चाइना और रशिया और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम है भारत के लिए। बाकी अगर रशिया को हम ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल से कट ऑफ कर देते हैं तो उसके भी अपने नुकसान हैं, क्योंकि अभी तो वेस्टर्न बैंक्स की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी रशियन एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए, रशिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनको क्रेडिट देना बंद कर दिया जाए, पैसा देना बंद कर दिया जाए, राइट। और ऐसे में फिर रशिया के पास में क्या होगा कि कोई ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो डॉलर पे डिपेंडेंट ना हो उसके थ्रू काम किया जाए। तो अब इस तरीके की जैसे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो कह रही हैं कि जो आप वेस्ट वाले जो सैंक्शंस लगा रहे हो, यू नो, इट विल ऑल्सो नीड सच अ पेमेंट सिस्टम। सो अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको आने वाले समय में और ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉक्स जो हैं वो देखने को मिले। बाकी डीग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है, इसका इम्पैक्ट आगे भी होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिर बाहर की बजाय डोमेस्टिकली होने लगेंगे, ग्लोबल कैपिटल फ्लो और मतलब डिक्लाइन हो जाएगा, राइट। तो डेवलपिंग वर्ल्ड्स में और पैसा नहीं जाएगा वहाँ, और डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, और इस वॉर की वजह से मिलिटराइजेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है हर जगह पर इस समय पे वो स्ट्रेंथन हो जाएगा कि भाई अपने आपको प्रोटेक्ट करना है तो कोई यूनाइटेड नेशन वगैरह कुछ नहीं आता है बचाने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट में अपना ही सहारा है, अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो ऐसे में जो है ये कंपनीज बोलेंगी कि आपको अगर अपने डिफेंस और भी मजबूत करना है तो ये कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ जाएगा मिलिटराइजेशन की वजह से, ये और ज़्यादा आर्म्स और वेपन्स को प्रोड्यूस करेंगी, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली जो है जो हमारा क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो हम इंपोर्ट किया करते थे, इंडिया भारत जो रशिया से इंपोर्ट किया करता था, अब हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो है रशिया डिलीवरी में डिले कर सकता है, क्योंकि रशिया अभी खुद ही अगर आप देखें तो वॉर फाइट कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू फेस चाइना एंड पाकिस्तान, कि कब ये थोड़े कमज़ोर होंगे, क्योंकि मिलिट्री वाइज अगर आप देखा जाए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोक्योर करने मुश्किल हो जाएंगे। तो एक ये चीज़, ये डेवलपमेंट हो सकती है। हालांकि चाइना इसका एडवांटेज उठा सकता है और भारत के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ताइवान का मुद्दा भी हो सकता है कि गर्मा जाए आने वाले समय पे। तो ज़रूरत क्या है कि हमें इस क्राइसिस के चलते वी नीड टू स्ट्रक्चर द रिलेशंस दैट वी हैव इन द लॉन्ग रन। हमें खुद की इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पे, राइट। सो सल्यूशन इसका क्या है? सल्यूशन वही है, मैंने आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि अल्टीमेटली जो है नेटो ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं करेगा, अपने जो मिलिट्री ऑपरेशंस है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, रशिया के बॉर्डर के आसपास कहीं पे भी नहीं होंगे, तब मतलब कुछ ऐसा किया जा सकता है, राइट। तो वही बात है 2014-2015 में मिन्स्क
अग्रीमेंट साइन किए गए थे, MINSK। अब ये अग्रीमेंट जो है पुराने हो चुके हैं, बट फिर भी ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है आपको। मिन्स्क अग्रीमेंट जो है ये साइन किए गए थे, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, वहाँ पर साइन किए गए थे बेसिकली। एंड तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई थी कि सीज़ फायर होगा दोनों के बीच में। 2014 में जब प्रॉब्लम्स हुई थी तो उस समय पे ये कहा गया था कि प्रिजनर्स एक्सचेंज किए जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाएगी, इसके अलावा जो है हैवी वेपन्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग मारे गए थे उस समय पे। तो ये जो मिन्स्क 1 एग्रीमेंट था वो तो खैर साइन नहीं हो पाया था, बट अल्टीमेटली फिर कोई 10 पॉइंट एग्रीमेंट मिन्स्क 2 लाया गया था, जिसमें यही बात की गई थी कि विड्रॉ कीजिए, ये सभी चीज़ें थी। अल्टीमेटली 2015 में जो है ये एग्रीमेंट प्रपोज किया गया था। बाकी रशिया का मेन जो यहाँ पर है, माना यह जाता है कि ये जो पूरा काम हो रहा है ऑब्वियसली नेटो की प्रेजेंस की वजह से भी हो रहा है। आई मीन काफ़ी समय से जो है यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है, राइट। तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उसको लेकर के रशिया को प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो को ज्वाइन करता है तो रशिया हैज़ दिस फियर कि आगे जा कर के यहाँ पर रशिया के बॉर्डर के पास में नेटो के जो ट्रूप्स हैं उनको स्टेशन कर दिया जाएगा, राइट। तो ये भी एक कारण है वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और बहुत सारे एक्सपर्ट जैसे सुहासिनी हैदर हो गई, वो ये कहती हैं कि ये तो भाई जो सिनेरियो चल रहा है अभी, ये वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो है, हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो चल रहा है। S-400 की डिलीवरी पे काफ़ी इसमें असर पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि जो चाइना पे इतना फोकस हुआ करता था ना USA का, वो अब हट गया है, वो रशिया की तरफ चला गया है। तो जैसे US एंड यूरोप इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी बढ़ा रहे थे, फोकस कर रहे थे, इंडिया को सेंटर स्टेज पर डाल दिया था और चाइनीज़ अग्रेशन को काउंटर करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब इसकी वजह से सारा डाइवर्जन चाइना की तरफ से रशिया की तरफ चला गया है और रशिया चाइना इससे क्लोज आ जाएंगे। तो सुहासिनी हैदर ये भी कहती हैं कि आने वाले समय में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। बाकी इसके अलावा जो है वी हैव संजय बारू, अगेन सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स में। वी हैव संजय बारू जो कहते हैं कि भारत सरकार को यूक्रेन को लेकर के जो न्यूट्रलिटी हमने रखी हुई है, ये कहते हैं बिल्कुल सही है, न्यूट्रलिटी ही रखो। देन वी हैव PS राघवन जो ये कहते हैं कि भारत को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टॉप पे रखने होंगे और ऐसे में मल्टीपल एक्सेस पे आपको अलाइनमेंट्स और एंगेजमेंट करते रहना होगा, राइट। अब C राजा मोहन तो इस बारे में यही कहते हैं कि भाई आप यूरोप को एक ऑप्शन की तरह ले सकते हैं, यू कैन परस्यू यूरोप इन दिस टाइम। तो भारत को यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप चाइना और पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन सुधारेंगे तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू इंडिया एज वेल, ठीक है। तो श्याम सरन ने तो ये भी कहा है कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस है इसकी वजह से एक डिसकम्फर्ट ऐड हो गया है, राइट। हम जो ट्रेडिशनली रशिया के साथ में अपनी जो पॉलिसी रखा करते थे वो हम मेंटेन करने में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हम US या बाकी सब पार्टीज़ को भी क्या बोलें, इस पूरी सिचुएशन में इंडिया इज़ एट अ डिसएडवांटेज। तो ये सारे आइडियाज़ हैं, ये सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के आइडियाज़ हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेनली इक्वेशन आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। बाकी आजकल तो अब एक टाइम हुआ करता था कि जब प्रोजेक्ट्स पूछ लिए जाते थे कि INSTC बता दो, ये बता दो, वो बता दो, या रशिया का पूछ लिया जाता था, ठीक है, हिस्टोरिकली। लेकिन क्योंकि डायमेंशंस अब इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन के कि आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो गई हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिछले साल का अभी 2023 का ही पेपर अगर आप देखें तो यू विल फाइंड कि
किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन में पूछे गए। ठीक है, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पूछा गया कि आज की जो टाइम चल रहा है, एक क्वेश्चन था कि मेजर फीचर्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के। तो अगेन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए मेजर फीचर्स डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पैंडेमिक था, तो पैंडेमिक के बाद क्या सब इशू हुआ वैक्सीन को लेके, वो क्वेश्चन पूछा गया। अगेन आप देखेंगे कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल न्यूज़ में चल रही है, वो चीज़ पूछी गई। राइट, एंड इफ़ यू लुक एट अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट हुआ था तालिबान वाला, वो क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल ईरान भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। चाइना पे क्वेश्चन पूछा गया क्वाड को लेकर के, या यूएन पीस कीपिंग, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रही है, ऐसे में भारत ने यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो चीज़ हो गई। और इस साल एक क्वेश्चन रशिया पे भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि आर्म्स ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, एक समय पे ये 3 पिलर्स पे इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी, लेकिन एक समय पे करती थी, अब ये नो लॉन्गर है, मतलब अब ऐसा नहीं है। कमेंट कीजिए। तो डिफेंस वाइज तो आप कह सकते हैं कि नहीं अभी भी ऐसा है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेजेंट यूक्रेन क्राइसिस की डेवलपमेंट है उसके चलते ऑब्वियस है कि डिफेंस सप्लाईज जो हैं काफ़ी डिले होंगी। राइट, इसके अलावा रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक्सिस डोमिनेट करेगा, या आपके आंसर में इंडिया और यूएस की क्लोजनेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे एंगल्स आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो अगेन आई विल से कि वो पुराने ज़माने गए जब आप प्रोजेक्ट उठा लिया, अच्छा एनएसटीसी क्या है, कौन कौन से डॉट्स हैं, अच्छा कैसे कनेक्ट होता है। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। एनालिसिस के समय पे जो आप अपना नोट्स पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से एनालिटिकल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इंक्लूडिंग जो भी आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस होंगे यहाँ पर। अभी तक जापान तक दिए गए हैं, आपको आने वाले समय में आगे भी दे दिए जाएंगे। राइट, यू विल गेट रशिया और आपका यूरोपियन यूनियन भी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी अपडेशन थोड़ा सा बचा है, आई विल ट्राई टू अपडेट इट। यूएस हमारा हो जाए, फिर तीनों एक साथ मिला के आपको ये टॉपिक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर रशिया वाला कॉन्टेक्स्ट तो खैर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बात थोड़ी करते हैं अब इस बारे में कि इंडिया इन द वर्ल्ड में आपका बस कल यूएस से ख़त्म हो जाए तो टॉपिक नंबर 5 भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक ही लेक्चर में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक और टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर 2 ही टॉपिक बचेंगे। एक तो वेस्ट एशिया वाला बचेगा आपका और एक साउथ एशिया वाला बचेगा। अब जब मैं वेस्ट एशिया कवर करूँगी तो उसी में सेंट्रल एशिया भी कवर करूँगी, जब मैं साउथ एशिया कवर करूँगी तो उसी में मैं आसियान भी कवर करूँगी। तो इस तरीके से मतलब मुझे लगता है होपफुली इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक हम अपना पेपर 2 सेक्शन बी ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो है हम पेपर 1 सेक्शन बी पे आएंगे। एंड होपफुली बाय दैट टाइम, क्योंकि आपका पेपर 1 सेक्शन बी चल रहा होगा, हिस्ट्री आपने होपफुली रिवाइज कर ही ली होगी, तो उसका आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इस साल प्रीलिम्स देने की सोच रहे हैं और अपनी रिवीजन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियन हिस्ट्री, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको काम भी आएगी एक तरीके से। हालांकि मेरी अप्रोच यहाँ पर एनालिटिकल ही रहेगी, तो मैं आपको यही कहूँगी कि साथ साथ अपनी हिस्ट्री रिवाइज़ करो और फिर पॉलिटी पे आएंगे तो पॉलिटी रिवाइज़ करो। अगेन पॉलिटी का जो भी सेक्शन रहेगा सारा का सारा एनालिटिकल पार्ट आई विल बी फोकसिंग हियर। पॉलिटी, आप जो बेसिक पॉलिटी होती है वो तो आप पढ़ ही लेते हो जब भी आप कोई कोर्स फॉलो करते हैं। कोई भी बेसिक कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, फैक्चुअल सारी डिटेल्स वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। तो इट इज़ मोर ऑफ कि हम मुद्दों को समझें रादर देन कि हम फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि PSR में फैक्ट्स से नंबर नहीं मिलते हैं, एनालिसिस से जो मुद्दे होते हैं उससे मिलते हैं बेसिकली। सो दिस इज़ हाउ वी विल वर्क, and I think with this we are done with India-Russia relations. This is it for this video. Thank you very much. Bye bye. Take care.